फिल्म की शुरुआत में हमें एक सहरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल सुनसान होता है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस सहरा में एक बेड होता है जिस पर एक खूबसूरत सी लड़की गहरी नींद सो रही होती है और तभी वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो उस बेड की तरफ बढ़ रहा होता है। वो जैसे उस लड़की के करीब पहुंचते उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। उसे एक पुराना सा घर दिखाई देता है और साथ में उसे अजीबोगरीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं और तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो ये सारा सीन ख्वाब में देख रहा था और उस लड़के का नाम थॉमस होता है। वो इस तरह के डरावने ख्वाब पिछले कई सालों से देख रहा होता है। इस चीज़ से वो तंग आकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हें स्लीप डिसऑर्डर है, मगर थॉमस से कहता है कि कहीं मुझ पर किसी जिन भूत का साया तो नहीं, जिस पर वो डॉक्टर कहते हैं कि ये सब फर्जी बातें हैं, कोई जिन भूत नहीं होते। उसकी ये बातें सुनकर थॉमस वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे थॉमस एक पुराने पार्क में बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है कि वहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो जल्दी से झाड़ियों में गायब हो जाती है। इससे पहले कि थॉमस कुछ सोचता समझता उसे प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी। थॉमस जब वहां पर जाता है तो एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे उस जगह के पेपर देती है और उस जगह का नाम केसर गार्डन होता है और साथ में वो लेटर भी देती है जो उसके अंकल ने मरने से पहले थॉमस के लिए लिखा था। थॉमस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ना तो वो पहले कभी अपने अंकल से मिला था और ना ही उनके बारे में जानता था। थॉमस जैसे वो पेपर्स खोलता है उसमें उस जगह यानी केसर गार्डन की पिक्चर होती है और ये घर बिल्कुल उसी घर की तरह था जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। इसके बाद थॉमस वापस अपने घर आ जाता है और अपने अंकल का वो लेटर पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाया और हमारे ना मिलने की वजह मेरी मदर और ग्रैंड मदर हैं, क्योंकि हमारा पूरा खानदान सदियों से इस केसर गार्डन से जुड़ा हुआ है। और दुख की बात यह है कि केसर गार्डन के सभी मर्द कास्ट हैं और इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करना होंगे। और क्योंकि तुम केसर गार्डन की ब्लड लाइन हो तुम वहां की किसी भी डोर को अपने ब्लड से ओपन कर सकते हो। और उसे वार्निंग देते हुए ये भी लिखा होता है कि तुमने बेसमेंट में कभी भी नहीं जाना और तुम्हें मेरी सारी बातों का बिलीव करना होगा। इसके बाद थॉमस केसर गार्डन जाता है क्योंकि उसके पास कीज नहीं थी। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंटर हो जाता है। वो घर बिल्कुल पुराना था और काफ़ी क्रीपी लुक दे रहा था। थॉमस जैसे आगे बढ़ता है उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहां पर कुछ भी नहीं होता। थॉमस जब ऊपर जाता है वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है जो उसी प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी से थी। वो उसको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिटेल्स देती है। उसी रात थॉमस जब सो रहा होता है वो फिर से उसी लड़की को ख्वाब में देखता है जहां पर उसके पास जाकर उसे जगा देता है। वो लड़की उसको बताती है कि मेरा नाम रोज है और मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और मैं रियल लाइफ में तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। और तभी वो थॉमस की तरफ बढ़ती है और अचानक से डर कर पीछे हो जाती है। और थॉमस जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वो थॉमस से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाओ और तभी उस पर एक डीमन अटैक करने वाला होता है कि उसकी आंख खुल जाती है। यानी ये भी थॉमस का एक ख्वाब था। इसके बाद थॉमस फिर से उस घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और तभी थॉमस को बेसमेंट में एक अजीब सा दरवाजा मिलता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उससे नहीं खुलता। गेसर गार्डन के बारे में मजीद जानकारी लेने के लिए थॉमस लिंडा के पास जाता है। तभी वो उसको बताते हैं कि मेरा भाई भी उस प्रॉपर्टी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और मेरे भाई के अलावा भी ऑलमोस्ट 15 लोग केसर गार्डन में गए लेकिन बचकर वापस नहीं आए। उनकी ये बातें जारी होती है कि थॉमस को एक अटैक हो जाता है और लिंडा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि थॉमस को पैनिक अटैक हुआ है। थॉमस को फिर से एक ख्वाब आता है जिसमें प्रिंस रोज उसे बताती है कि तुम वही पर्सन हो जिसके साथ मैं कास्ट हूँ। प्रिंस रोज थॉमस को एक डीमन के बारे में बताती है जिसने उसको कास्ट किया था। वो थॉमस को कहते हैं कि जब तक ये कास्ट रहेगा हम कभी भी रियल लाइफ में नहीं मिल सकेंगे। और वो उसे हिंट देते हुए बताते हैं कि तुम्हारी ब्लड लाइन ही मुझे जगा सकती है और इस कार के सारे दरवाजे खोल देगी। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था और जैसे मैं तुम्हें केसर गार्डन लेकर आई तुम बिल्कुल ठीक हो गए। जिसके बाद वो उसे अपने भाई की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि मेरा भाई भी यहीं पर गुम हुआ था और मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। इसके बाद वो उसे बताती है कि केसर गार्डन की हिस्ट्री काफी अजीब है। केसर गार्डन के सारे मर्द सुसाइड और एक्सीडेंट से ही मरे हैं और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई छुपी हुई ताकत है जो ये सब कर रही है। इस पर थॉमस कहता है कि कोई तो रास्ता होगा ना जो इस कास्ट को रोक सकता है, जिस पर लिंडा थॉमस की ब्लड लाइन को रिस्पॉन्सिबल कहती है। ब्लड लाइन की बात सुनकर थॉमस को उसके अंकल की बात याद आती है और वो लिंडा को उसी दरवाजे के पास लेकर जाता है जो बेसमेंट के अंदर था। लिंडा भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है मगर उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद थॉमस वहां पड़ी नीडल से अपनी फिंगर का खून निकालता है और ब्लड वाली फिंगर से वो उस डोर को ओपन करता है और वो दरवाजा खुल जाता है। थॉमस और लिंडा उस रूम के अंदर जाते हैं और वहां पर उनको एक डायरी मिलती है। वो दोनों उसको पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो डायरी किसी पुरानी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। और तभी उन पर एक डमी अटैक कर देती है और वो वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और ये गाड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर रिचर्ड की होती है जो लिंडा का करीबी फ्रेंड था और लिंडा ने हेल्प के लिए उसे बुलाया था। लिंडा डॉक्टर रिचर्ड और थॉमस को लेकर अपने घर पहुंचती है और उन्हें केसर गार्डन की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है जहां पर डॉक्टर रिचर्ड कहते हैं कि थॉमस केसर गार्डन से जुड़ा हुआ है और अगर तुम केसर गार्डन से ज्यादा अरसा दूर है तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है।
थॉमस रिचर्ड की बातों को अजीब समझते वहां से निकल आता है और अकेले उस डायरी को देखने लगता है। एक पिक्चर देखकर उसे कुछ याद आता है और वो वापस से डॉक्टर रिचर्ड और लिंडा के पास पहुंचता है। वो कहता है कि मैं केसर गार्डन से नहीं बल्कि प्रिंसेस रोज से जुड़ा हूँ। वो उनको अपने सारे ड्रीम्स बता देता है। थॉमस कहता है कि अगर हम प्रिंसेस रोज को जगा दें तो ये कर्ज खत्म हो सकता है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि मुझे इस डायरी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही और इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें लिंडा के फ्रेंड की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। जब वो डायरी कुछ ट्रांसलेट होती है तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस रोज एक ऐसी प्रिंसेस थी जो अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी, मगर एक शैतान उन्हें पोजेस करके कर्ज कर दिया था और एक नीडा लगने की वजह से वो इमोर्टल नींद सो गई। जिस पर डॉक्टर रिचर्ड कहता है कि अगर ये बात सच है तो प्रिंसेस रोज अभी भी जिंदा होगी। थॉमस काफी देर से अपनी प्रॉपर्टी से दूर था और उसे पैनिक अटैक होने लगता है। लिंडा और डॉक्टर रिचर्ड उसे वापस केसर गार्डन लाते हैं, जिस पर थॉमस नॉर्मल हो जाता है। थॉमस उनको लेकर बेसमेंट पहुंचता है और अपने ब्लाड से दरवाजा खोलता है। अंदर एक टनल होते हैं जिसके डोर को वो ओपन करते हैं। आगे जाने पर एक शैतान उन पर हमला कर देता है, मगर रिचर्ड मैजिकल वर्ड पढ़ता है और वो गायब हो जाता है। और अब वो लोग वहां पर पहुंच चुके थे जहां पर उनको पहुंचना था। वो उसी डीमन को देखते हैं। थॉमस से कहते हैं कि हम इस शैतान को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तुम प्रिंसेस रोज को जगा देना, और वो ऐसा ही करते हैं। थॉमस उस रूम में जाता है जहां पर प्रिंसेस रोज कहती है। वो उसको जगाने की कोशिश करता है मगर कुछ नहीं होता। इसके बाद उसे ब्लड लाइन वाली बात याद आती है और वो अपने होंठों पर अपना खून लगाकर प्रिंस रोज को किस करता है और वो जाग जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।